Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th History, Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler, Unit 2.2। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन पढ़ा, पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन पढ़ा, किस तरीके से हिटलर ने करा। थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा कैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है, हिटलर का फॉल डाउन होता है, वहीं से वो अपना गिरना शुरू होता है। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, अभी तक तो अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से वो हार जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और वो सुसाइड कर लेता है। हिटलर, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। 1940 तक तो वो अपनी पावर उसको मिल रही थी, चरम सीमा पे था, यानी फ्रांस को भी एक्यूपाई कर लिया, पोलैंड के भी हाफ एरिया उसने एक्यूपाई कर लिया, वो जीत रहा था, वो बहुत स्ट्रांग था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब वो ज़्यादा इच्छा की चक्कर में कि भाई अब यहाँ मैंने जीत लिया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए ईस्टर्न यूरोप की ओर। वो आगे बढ़ता है कि अब मुझे जीतना चाहिए। ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, और अपने जो जर्मन के लिए अभी हमें और स्पेस चाहिए, और अगर उन्हें फूड सप्लाई चाहिए तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो दूसरी टेरिटरी को क्या करना पड़ेगा, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। इसके मोटिव के चलते चलते वो आगे बढ़ता है। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत मेन है। वो इस गलती में क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है सोवियत यूनियन पे। सोवियत यूनियन को आप रशिया भी कह सकते हैं, और सोवियत यूनियन क्या है, ये कंट्रीज़ का ग्रुप है यानी। और अब लेकिन अलग हैं उसकी, सभी कंट्रीज़ अलग हैं, और रशिया है, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावर सोवियत आर्मीज। दैट मीन्स अब यहाँ देखो उसकी हिस्टोरिक ब्लंडर, यानी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होना, इतिहास के अंदर सबसे बड़ी गलती उसने यही कर दी कि जब उसने सोवियत यूनियन पर अटैक करा। कैसे, आप ये सोचो कि वेस्टर्न से तो ब्रिटिश उसके ऊपर से बम गिरा रही है, एरियल बम गिरा रही है, और ईस्टर्न फ्रंट में वो सोवियत से लड़ाई कर रहा है। तो क्या उसकी आर्मी जीत पाएगी? कोई भी जीत पाएगा जब दोनों आगे और पीछे से दोनों साइड से वो फाइटिंग कर रहे हो। आप खुद सोचो, आप खड़े हो मैदान में, आपके आगे से कोई आप फाइटिंग कर रहे हो, और पीछे से भी कोई आपसे ऊपर से पीछे से वार कर रहा है, आपके ऊपर वार कर रहा है, तो आप कैसे मतलब झेल पाओगे? एक टाइम तक ही तो कर पाओगे, फिर उसके बाद थक जाओगे, क्योंकि डबल टाइम आपको वो करनी पड़ रही है, आपकी मेहनत लग रही है। तो यहाँ भी यही होता है इसके साथ, क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड से इसके से फाइटिंग हो रही होती है। अब जब सोवियत यूनियन में एक सोवियत रेड आर्मी है जो इन्फ्लेक्टेड अ क्रशिंग, इन्फ्लेक्टेड यानी परेशान करना, एंड ह्यूमिलेटिंग मीन्स जिसे हम कह सकते हैं निरादर, एंड डिफीट ऑन जर्मन एट स्टिलिनगार्ड। अब सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लेक्टेड करती है, यानी परेशान करने के लिए पहले तो क्या बोलती है, चलो इसे अंदर आने दो, हिटलर और की आर्मी को अंदर आने दो। ये अंदर आने देते हैं, फिर बुरी तरीके से क्या करते हैं, इनका ह्यूमिलेटिंग डिफीट होती है जर्मन की, कहाँ पर, स्टिलिनगार्ड पे। अब ये जब अंदर तो आ जाते हैं, तो अब इनकी तो ये चाल थी सोवियत यूनियन के अंदर आने दो, क्यों? क्योंकि अंदर आते आते ये थक जाएंगे, और इनका सबसे प्लस पॉइंट ये था कि विंटर जो इनका एटमॉस्फेयर है वो इनका प्लस पॉइंट है, क्योंकि विंटर एटमॉस्फेयर में लड़ना बहुत हार्श होता है। कोई भी इतनी आसानी से सोल्जर अंदर आ तो जाएगा, लेकिन लड़ नहीं पाएगा ठंड में। और मॉस्को, स्टिलिनगार्ड, लेनिनगार्ड, ये सब वहीं की कंट्री हैं। जब ये उसके अंदर आर्मी इनकी जाती है, एक साथ अंदर एंटर करती है, तो वहाँ पे रेड सोवियत यूनियन की जो ये आर्मी है इनको बहुत चालाकी से हरा देती है। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड, उसके बाद फिर क्या करती है, हाउंडेड करती है, यानी इनका पीछा करना, हाउंडेड आउट द रिट्रेटिंग जर्मन सोल्जर। अब जर्मन अपनी जान बचाते हैं, वहाँ से भागते हैं, रिट्रेटिंग करते हैं, अनटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, जब तक कि वो बर्लिन पे नहीं पहुँच जाते, एंड एस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर द हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। दैट मीन्स हेजेमनी, हेगेमनी भी कहते हैं, इसका मतलब है हेजेमनी, मतलब ये होता है कि किसी एक ग्रुप पर किसी कंट्री, दूसरी कंट्री का कब्जा हो जाना। तो अब यहाँ पे सोवियत ने जर्मन पे क्या कर लिया था, अपना एक्यूपाई कर लिया था, और ये
धीरे धीरे अब अपना पूरा डोमेन एस्टेब्लिश कर दिया था। यहाँ तक तो सब कुछ चल रहा था, इसका मतलब ये था अब यहाँ तक सही था। अभी तक यूएसए जो था वो नहीं इन्वॉल्व हुआ था, अभी तक तीन तीन कंट्री थी दोनों, लेकिन अभी एक कंट्री और इनके साथ जुड़ जाती है। किनके साथ? जो हमारे ये लड़ रहे थे, पोलैंड हो गया, या फिर ये फ्रांस है, और ये ब्रिटिश थी, और ये यूएसए अब एंट्री कैसे लेता है। हैड रेसिस्ट टू इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, वो रेसिस्ट यानी अभी बचा हुआ था, वो अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मुझे युद्ध में ना उतरना पड़े, सिर्फ अंदर से ही हेल्प कर रहा था फाइनेंशियली। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। उसका पहला कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिप्रेशन सहन करना पड़ा था यूएसए को, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उठानी पड़ी थी, वो नहीं चाहता था कि दोबारा युद्ध में घुस के उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम उठानी पड़े। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, पर वो ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाया युद्ध से। क्यों? जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। अब जापान को हिटलर ने बोला कि क्योंकि वो अंदर अंदर से हेल्प कर रहा था इनकी ब्रिटिश की, फ्रांस की, पैसे से हर तरीके से हेल्प कर रहा था, तो हिटलर ने जापान को बोला कि तुम्हारा जो एरिया है पैसिफिक उससे बिल्कुल लगता हुआ है, तुम उसको अटैक करो, उसे परेशान करो। तो उसके चलते जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, ईस्ट में अपनी पावर बढ़ाता है। इट एक्यूपाई फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएसए नेवल बेसिस, यानी नेवल बेसिस में जो कि पैसिफिक के पास ही है। तो पहले जब वो एक्यूपाई कर लेता है फ्रांस वाला एरिया, और अब क्या करता है ये जो जापान है, फ्रेंच इंडो चाइना को कब्जा करने के बाद अब सीधे सीधा पहुंचने की कोशिश करता है यूएसए पे। और वैन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, और हिटलर का सपोर्ट भी मिला होता है, एंड बम्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। तो जो पर्ल हार्बर है वहाँ का जो प्लेस है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, बम गिरा देता है अब जापान। एंड द यूएसए एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहीं से अब यूएसए का एंटर होता है वर्ल्ड वॉर में। अब इसे गुस्सा आ जाता है कि तुमने ऐसा कैसे करा जापान ने, क्योंकि उसको ये घमंड हो गया था, फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया, इंडो चाइना को कर लिया, वो सोच रहा था कि यहाँ भी कर लूँगा, जीत जाऊँगा। हिटलर का सपोर्ट ही था, और हिटलर ने उसको बोल ही रखा था कि भाई तुम्हारा उसी से लगता हुआ जगह है, पैसिफिक शेयर हो रहा है वहीं से समुद्र के रास्ते। तो अब यूएस एंटर कर जाता है, और फिर वो अपने बदले में क्या करता है, वो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा देता है, नागासाकी पे। इसी तरीके से 1945 में वॉर का एंड होता है, हिटलर हार जाता है, और यूएस से उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा देता है जापान के। तो और फिर वो हिटलर सुसाइड कर लेता है। तो आपने देखा किस तरीके से हिटलर ने सुसाइड करी। सेकेंड वर्ल्ड वार में वो क्यों हार जाता है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1939 से, और 1945 में एंड होता है। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड ये सारा भी हमने रीड करा। और वी नाउ रिटर्न टू हेलमेट की स्टोरी पे जाएंगे, जो फर्स्ट पेज पे हिस्ट्री का है। उसमें आपने देखा था ना स्टार्टिंग में कि हेलमेट के फादर सुसाइड कर लेते हैं इस स्टोरी में, तो वो इसीलिए ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका रीज़न हमने देखा, क्योंकि नाजी जो क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, जो उन्होंने क्राइम करा था, वो उसी के रहते हुए उनको पनिशमेंट मिली। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा आपने। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे किस तरीके से जर्मनी ने अंदर अपने ऐसा क्या कर रखा था, क्या क्या चेंज करे थे जब वो पावर में आता है। ठीक है, थैंक यू।